नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 दिनों में 13 में से 10 हाथियों की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु का कारण माना जा रहा है कोदो बाजरा को। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कोदो बाजरा, जिसमें कि पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, वो कैसे विषाक्त होता है और कैसे वो इन हाथियों की जान ले लेता है, क्यों उसको इसका एक कारण माना जा रहा है, सभी पक्षों को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कोदो बाजरा हाथियों की मौत का जिम्मेदार कैसे है, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच की शुरुआत हमारी इंदौर शाखा में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच दिनांक 11 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम 6:15 बजे। करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 13 नवंबर से शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे से। तो सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देखेंगे, बात करेंगे खबर की, इसके बाद ये देखेंगे चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में यह घटना घटती है और केवल 3 दिनों के अंदर 13 हाथी होते हैं, उनमें से 10 की मौत होना चौंकाने वाले तथ्य हैं और इसके लिए यह माना जा रहा है कि कोदो बाजरा इसके लिए जिम्मेदार है। अब क्या है कोदो बाजरा, इसको भी समझेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंस है उस पक्ष को भी देखेंगे, क्यों हो जाता है ये विषाक्त, आखिर इसमें जो टॉक्सिक प्रवृत्ति है वो कैसे आ जाती है, इस पक्ष को समझने के साथ उसका समाधान क्या हो सकता है इसकी भी चर्चा करेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस कार्यक्रम की पीडीएफ पाने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बात सबसे पहले खबर की करें तो देखिए, हाउ कंजम्पशन ऑफ कोडो मिलेट लेड टू द डेथ ऑफ 10 एलिफेंट्स इन एमपी। अब मध्य प्रदेश में इसकी वजह से, हाथियों के मरने की वजह से यह चर्चा में आता है। देखिए, अगर इसके दस्तावेजी मामले पर नजर डालें तो 1922 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 4 लोग इससे ग्रसित हुए गए। कोदो मिलेट जो है उससे, उसकी विषाक्तता से 4 लोग ग्रसित हुए। ये इसका दर्ज मामला हमको सबसे पहले दिखाई देता है 1922 में। और पहला अगर पशुओं के मामले में कोई मामला देखें तो फरवरी 1922 में ही पशु संक्रमण की बात अगर करें तो एक कुत्ता था, वो बीमार पड़ा। ये दस्तावेज जो है पशु विषाक्तता को दर्शाता है, अर्थात कोई इसकी टॉक्सिसिटी से प्रभावित होने वाला पहला पशु था, तो वो 1922 में ये मामला भी आता है। 1983 में आप देखेंगे बाजरा खाने से हाथियों की मौत का मामला पहले भी आ चुका है। अब ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से बताते हैं कि ये मामला प्राचीन है, पहले भी इससे, इसके विषाक्तता से लोग ग्रसित हो चुके हैं। 1985 में कोदो बाजरा के बीजों में एक सीपीए नामक, हम कह सकते हैं माइकोटॉक्सिन की उपस्थिति को यह माना गया कि ये जो कोदुआ होता है या कोदो बाजरा जो होता है उसमें विषाक्तता उत्पन्न करने के लिए यह जिम्मेदार होता है। ये एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन है जिसको साइक्लोपियाजोनिक एसिड या सीपीए शॉर्ट में कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि यह विषाक्तता होती है, इससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि कोदो बाजरा क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको उपजाया जाता है। तो देखिए, कोदो बाजरा की अगर बात करें तो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, भारत में इसको स्थानीय रूप से कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कोदरा भी कहा जाता है, वर्गू भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से एक ऐसी जलवायु परिस्थितियों में उगता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो देखिए, ये भारत के साथ साथ आप देखेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड के साथ साथ पश्चिमी अफ्रीकी देशों में भी इसको उगाए जाने की परिस्थितियां हैं, इसलिए ये वहां पर उगाया जाता है। इसके अलावा आप देखें बाजरा की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई थी, भारत में ही हुई थी। और विशेष रूप से भारत में जो मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादकों में से एक है। और इसके अलावा हमारे देश के अन्य प्रदेशों में भी ये उगाया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। अब देखिए, इसकी खेती करने के पीछे के कुछ प्रमुख कारक हैं, कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इसकी खेती की जाती है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इसके उगाए जाने के कई कारण हैं। एक तो खेती और इसकी अनुकूलता, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में उग जाता है, खराब मिट्टी में भी ये उग जाता है और शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी ये उगाया जा सकता है। अब ऐसा होने की वजह से इसलिए किसान इसको उगाते हैं कि अगर सूखे की कंडीशन भी पड़ गई तो इसकी सहनशीलता ज्यादा होती है, अत्यधिक उपज होती है विपरीत परिस्थितियों में भी। साथ ही साथ इसको भंडारण करने के लिए बहुत ज्यादा सहेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें भंडारण क्षमता होती है, इसको आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए जो गरीब तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है, जो आदिवासी समाज है, उसके बीच हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर इसके पोषक जो पक्ष हैं उस पर अगर नजर डालें तो इसमें पोषण का स्तर इसका अच्छा होता है,
स्वास्थ्य के लिहाज से ये बेहतर होता है और कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों को झेलने में सक्षम होने के नाते इसकी खेती आर्थिक रूप से जो गरीब तबका है उसमें बहुत लोकप्रिय है। इसके गुणों पर अगर नजर डालें तो आप देखेंगे जो कोदो बाजरा होता है ये ग्लूटेन मुक्त होता है और इसी की वजह से हम कह सकते हैं ग्लूटेन मुक्त का मतलब अगर ग्लूटेन नहीं होगा तो शुगर नहीं होगा आपको। साथ ही साथ पचने में आसान होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये इसके लाभ हैं, इसके गुण हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कैंसर जैसी बीमारियां इसको खाने से इसमें ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर रोधी गुण होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को और बढ़ाते हैं। इसमें फाइबर होता है और कई विटामिन और खनिजों का ये स्रोत होते हैं। साथ ही साथ इसके फाइबर से जो ग्लूकोज अवशोषण और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद मिलने की जो क्वालिटी है वो इसको और महत्वपूर्ण बनाती है और इसके इंपॉर्टेंस को बयां करती है। तो आप देख सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट पेशेंट के में जो मामला होता है, हार्ट अटैक के जो मामले आते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुख कारक होता है। तो कैंसर से लेकर हार्ट पेशेंट सभी के लिए ये एक अच्छा पोषक हम कह सकते हैं गुणों से परिपूर्ण एक पदार्थ, एक अनाज है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ इससे कई व्यंजन भी बनाए जाते हैं। उन व्यंजनों की अगर बात करें तो कोदो बाजरा से आप इडली बनता है, डोसा, पापड़, चकली, दलिया और रोटियां भी बनाई जाती हैं। तो इसका जो बहुमुखी गुण है इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, इस वजह से किसान इसकी खेती करते हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपनी उपज को ठीक ढंग से प्रचुर मात्रा में अनाज को उत्पादन देने में सक्षम होता है। अब कोदो बाजरा के जहरीले होने का क्या कारण होता है, किन परिस्थितियों में वो जहरीला हो जाता है जिसकी वजह से हाल ही में माना जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर जो बांधवगढ़ रिजर्व है वहां पर हाथियों की मौत हुई। तो देखिए इसकी संवेदनशीलता जो है वही जिम्मेदार है इसके लिए। क्यों? क्योंकि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये उगता है। वो कैसा मौसम होता है तो बसंत और गर्मी के मौसम में होता है, लेकिन इस मौसम में ऐसे मौसम में इसमें विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है, विषाक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब वर्षा होगी, आप देखेंगे बरसात के मौसम में जब नमी की सिचुएशन आएगी तो ऐसी दशा में यहां पर फंगल संक्रमण के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इसमें एर्गोट जैसे परजीवी फंगस से जो कि घास की बालियों में पनपता है उससे संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो फंगस होता है, जो फफूंद होता है, इसके संक्रमण के कारण जो कोदो बाजरा होगा उसमें विषाक्तता का गुण आ जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाता है। और माइकोटॉक्सिन जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, ये जिसको कि सीपीए कहते हैं, सीपीए साइक्लोपियाजोनिक एसिड इसको कहते हैं, एक प्रकार का माइकोटॉक्सिन है। ये बाजरे में नमी को धारण करने के बाद इसके उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, संवेदनशीलता। ऐसे मौसमों में जब बरसात का मौसम है इसकी संवेदनशीलता इस फफूंद के प्रति बढ़ जाती है, इससे ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है और इसकी वजह से अगर ये इससे ज्यादा संक्रमित हुआ तो इसमें विषाक्तता का गुण होगा, ये विषैला हो सकता है और इसको खाने से नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हाथियों की मौत हुई, ये एक प्रमुख कारक के रूप में जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब देखिए जब अनाज जब पकते हैं और कटाई करते समय जब वर्षा होती है, अगर उसमें नमी आएगी तो इस प्रकार के फफूंदों के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है और फसल में फंगल संक्रमण हो सकता है, जिससे कि जहरीला कोदो या मातवाना कोदो या विषाक्त अनाज वो विषाक्तता उसकी हमको देखने को मिल सकती है। अब इसके प्रसंस्करण में स्थायित्व अगर नहीं रखा जाएगा तो ऐसी संभावना बढ़ेगी। जो संक्रमित अनाज में मौजूद माइकोटॉक्सिन होगा उसकी खासियत ये होती है कि चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो जाए, अगर एक बार वो फंगल उसमें संक्रमण बढ़ जाएगा तो तापीय स्थिति भले ही बदल जाए, उसमें रासायनिक प्रसंस्करण उसके बाद आप चाहे जो कर लें, किसी भी प्रकार का रसायन मिला लें या उसके इन सारी परिस्थितियों को सहन करने की उसकी क्षमता होती है, उसकी भौतिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, तब भी अगर एक बार संक्रमित हो गया तो ये जो संक्रमण है ये जीवित रहता है और वो भोजन की विषाक्तता जो है उसको दूर करना कठिन होता है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। कोदो बाजरे की विषाक्तता इन फंगल संक्रमणों और विषाक्त तत्वों के कारण होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, वो चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो इस कारण से वो विषाक्त होता है। पशुओं पर जहरीले कोदो अनाज का क्या प्रभाव होगा, तो विशेष रूप से अगर प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ये सीपीए होता है, सीपीए की अगर हम बात करें तो ये कोशिकाओं को के क्षय में योगदान देता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, ऊतकों की मृत्यु होने लगती है, यकृत जो लिवर है वो खराब होने लगता है। इसके अलावा हृदय की जो कैल्शियम सिग्नलिंग है उसको भी इफेक्टिव करता है, उसमें बाधा डालता है, हृदय की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है और हृदय हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए भी एक प्रमुख कारण और एक चिंता का कारण बनता है। पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है,
पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करेगा, आंतों में सूजन और आंतों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा हाथियों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, हाथियों को प्रभावित किया, हाथियों की मृत्यु का कारण भी पहले बना। और हालिया घटनाओं में भी आप देख सकते हैं, तो हाथियों के पाचन तंत्र को प्रभावित करने के साथ इसकी शुरुआत होती है। साथ ही साथ चूहों पर भी इसके प्रभाव को देखा गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कोदो विषाक्तता का समाधान क्या है, तो देखिए कोदो विषाक्तता के समाधान की जहां तक बात है, तो इसमें जैव नियंत्रण एजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। विषाक्तता को कम करने के लिए ये क्या होता है जैव नियंत्रण एजेंट, तो एक जीव का इस्तेमाल दूसरे जीव के खिलाफ किया जाए। जैसे ट्राइकोडर्मा फंगस का उपयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा फंगस क्या होता है, एक प्रकार का लाभकारी फफूंद होता है, और एक दूसरे फंगस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक दूसरे लाभकारी फंगल का इस्तेमाल किया जाए। अर्थात लाभकारी फफूंद का इस्तेमाल करके जो रोगजनक फफूंद है उनसे लड़ने की क्षमता वहां पर डेवलप की जाती है, और एक प्राकृतिक तरीका इसको माना जाता है। इस प्रकार से आपने नाम सुना होगा बेसिलस सबटिलिस का, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। इसी प्रकार पीएमजीआर भी होता है, एक लाभकारी बैक्टीरिया होता है, जो कि फसल की जड़ों में अगर इंजेक्ट कर देते हैं तो वो उसकी वृद्धि में सहायक होता है। तो इस प्रकार एक जीव का इस्तेमाल दूसरे जीव को कंट्रोल करने में किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। पहला तो ये तरीका है, इससे फफूंद के विकास और माइकोटॉक्सिन जो है उसके स्राव को रोकने में ये सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करेंगे। और जो गैर विषाक्त फफूंद हैं उसके स्ट्रेन का इस्तेमाल करके खेतों में टीकाकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियनम की अगर बात करें, तो ट्राइकोडर्मा हर्जियनम एक प्रकार का स्ट्रेन है ट्राइकोडर्मा का। इसका इस्तेमाल अगर हम कर दें तो ये एक लाभकारी फफूंद है, और ये हानिकारक फफूंदों को डिस्ट्रॉय करेगा और उनकी जड़ों में उनके प्रवेश करने को रोकेगा और उनके प्रवेश को निष्क्रिय करेगा, जो कि इस प्रकार के विषाक्त पदार्थों के उत्पादन को रोकने का काम करेगा। हम कह सकते हैं कि जो माइकोटॉक्सिन है उसके श्रावण को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो टीकाकरण के रूप में इसके स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी कृषि और कटाई की प्रथाएं, अब देखिए कटाई के बाद अगर उचित प्रबंधन किया जाए तो भी इस दशा को कंट्रोल किया जा सकता है। कई बार कई जगहों पर यह प्रचलन में होता है कि अनाज की जो छटाई होती है और वायु रोधी उपकरणों में भंडारण किया जाता है। जब अनाज को छांटने के समय ही अगर हमको ऐसे अनाज मिल गए, अनाज को काटा हमने, उसके बाद छटाई के समय ही हम दो तरह के अनाजों को क्लासिफाइड कर दें, वर्गीकृत कर दें। जो खराब अनाज है उनको अलग कर दें, फफूंद वाले अनाजों को अलग कर दें, और जो गैर संक्रमित अनाज हैं, जो सही अनाज है, उनको अलग कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में बाकी अनाजों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। एक तो पहले ही कंडीशन है कि हम उसको छटाई ही ठीक से कर दें, साथ ही साथ वायुरोधी उपकरणों में भंडारण कर दें। कुछ ऐसे कंटेनर हो जहां पर नमी, हवा, फफूंद या अन्य कीटों से उसकी रक्षा हो सके, इस प्रकार के कंटेनरों में उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा आप कई जगह देखेंगे कि फसल को बारिश से बचाने और गीला करके थ्रेसिंग करने की जो प्रथा है उसको करने का सुझाव दिया जाए। कई जगह क्या होता है कि जब थ्रेसिंग की जाती है तो फसलों को गीला किया जाता है। इस प्रथा को बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि नमी वो स्थिति होती है जहां पर फंगल जो संक्रमण है वो बढ़ने की कंडीशन और ज्यादा अनुकूल उनके हो जाती है। तो इस चीज को अगर रोक दिया जाए तो बारिश में फसल, आप देखेंगे कि फफूंद का उसमें बढ़ना स्वाभाविक रूप से होता है। इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं थ्रेसिंग जो है वो सूखी कंडीशन में किया जाए। गीला करने का जो सिस्टम है, जो प्रथा गीला करने की, थ्रेसिंग के टाइम गीला करने की फसलों को जो एक पारंपरिक प्रणाली है उसको बंद कर दिया जाए तो भी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। संक्रमित अनाज को पहले ही हम छांट दें, इसके अलावा नमी से उसको बचा लें और उसको रखने के लिए उचित प्रबंधन कर दें। तो इन तकनीकों के माध्यम से हम कोदो विषाक्तता का समाधान कर सकते हैं। तो ये वो तकनीकी है जिसकी सहायता से हम इसको रोक सकते हैं। अंत में हमारी जिम्मेदारी है आपके जिम्मे एक अभ्यास प्रश्न देने की। आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने की। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, कोडो मिलेट में विषाक्तता के लिए प्रमुख कारक कौन सा है? विकल्प ए उच्च आर्द्रता और बारिश के समय फंगल संक्रमण, विकल्प बी अत्यधिक शीतलता, विकल्प सी अत्यधिक गर्मी, या विकल्प डी अधिक धूप। तो उम्मीद है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।